एक बार फिर से इतिहास की कक्षा में मैं पवन आप सबका स्वागत करता हूं। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। अगर छोटे देख रहे हैं तो मेरा बहुत बहुत प्यार। आज मैं जिस विषय को लेकर आया हूं वो है +2 का छठा अध्याय, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य की बात करते हैं तो मुग़ल साम्राज्य के संबंध में माना जाता है कि 1526 ईस्वी में जब बाबर ने सर्वप्रथम पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था और उसे जीता था, तो वहाँ से मुग़ल जो है वो संस्थापक तौर पर उनको माना जाता है। और उसके पश्चात ये जाकर ख़त्म होता है 1857 ईस्वी में, जब बहादुर शाह जफ़र को जो है वो पकड़कर रंगून भेज दिया गया था। और इस प्रकार से 57 ईस्वी तक ये शासन चला, ये माना जाता है। तो इस प्रकार से लगभग 331 वर्ष तक, बड़ा याद रखने वाली बात है, और कि 331 वर्षों तक मुग़लों ने जो भारतवर्ष को गुलाम बनाए रखा, यहाँ पर शासन किया। अब इन 331 वर्षों का केवल छोटा सा हिस्सा आज हम जो है पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी और जो बात कर लेते हैं। एक आता है कि मुग़ल साम्राज्य का विस्तार, आपको मानचित्र कई बार भरना पड़ता है, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है खास तौर पर +2 कक्षा के लिए। तो एक मानचित्र बना बनाया जो है वो सामने नज़र आ रहा है आपको। पहले तो विस्तार के बारे में बता दें कि मुग़ल साम्राज्य का विस्तार जो है, जो अंतिम बड़े शासक थे जिनका नाम जो आता है औरंगजेब, 1707 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। तो उस समय तक की ये स्थिति जो है बताई गई, क्योंकि उसके बाद कोई भी ऐसा बड़ा शासक नहीं हुआ जिसने साम्राज्य का विस्तार किया हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहला जो येलो लाइन्स है, येलो लाइन्स हुई ये वाली, ठीक है। ये येलो लाइन्स जो है ये बताती है कि बाबर ने कहाँ तक जो है वो शासन किया, ये लाइन बताती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाबर के पश्चात जो है बड़े जो शासक जिन्होंने जो है मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया, उनमें नाम आता है अकबर का। तो अकबर ने जो साम्राज्य स्थापित किया था वो था ऑरेंज वाली रेखा जो है, इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। फिर उसके पश्चात जो है वो अंतिम जो बड़े शासक हुए जिनका नाम आता है औरंगजेब। उन्होंने दक्षिण की तरफ, यहाँ कोई नहीं हुआ, ना उत्तर पश्चिम की तरफ कोई कुछ भी नहीं हुआ, ना उत्तर की तरफ। यहाँ दक्षिण में जाकर उन्होंने जो है लगभग इस भाग के ऊपर यहाँ तक जो है वो शासन स्थापित किया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये जो है पूरा का पूरा जो साम्राज्य स्थापित किया मुगलों के द्वारा, अंतिम जो बड़े शासक औरंगजेब। तो पूरब में बंगाल से लेकर, ये रखने वाली याद है कि पूरब में बंगाल, इस तरफ को पड़ा पूरब और ये बंगाल। जब भी मानचित्र के सामने खड़े होते हैं तो जिस साइड को मैंने रेड लगाया है वो होता है पूरब, फिर दूसरी साइड को पश्चिम आता है, ये उत्तर आता है और ये दक्षिण हिस्सा आता है। तो पूर्व में बंगाल से लेकर हम बात कर रहे हैं पश्चिम, लेकिन उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम ये जाकर हिंदू कुश पर्वत पड़ता है, वहाँ तक फैला हुआ था। और फिर उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में जो कावेरी नदी, या कहेंगे नीचे जाकर जो है हैदराबाद का सुल्तान जो है, बात करेंगे मैसूर तक का जो है वो क्षेत्र इसमें शामिल थे। तो इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर इन्होंने शासन स्थापित किया। ये आता है भरने के लिए आपको। उसके बाद जो है आगे हम बात कर लेंगे थोड़ा सा, और वो है राजधानियों के संदर्भ में। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे जो, या आपको जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आजकल 10 नंबर, उनमें से भी ये पूछा जाता है कई बार कि राजधानियाँ जो है किसके शासनकाल में कौन सी रही है, ये नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। पहले लेते हैं, सर्वप्रथम जो राजधानी रही मुगलों की वो है आगरा। आगरा जो है 1526 से लेकर 1571 ईस्वी तक, मतलब बाबर ने भी आगरा को ही राजधानी बनाया, हुमायूं ने भी, और उसके पश्चात जो है हुमायूं के बेटे अकबर हुए, उन्होंने भी 1571 ईस्वी तक जो है इसे राजधानी घोषित किया। मतलब फतेहपुर सिकरी के होने से पहले तक लगभग 44 वर्षों तक जो है जो शासन जो चला वो आगरा से ही चला। आगरा जो राजधानी बनी रही मुगलों की। उसके बाद दूसरी बार जो है अकबर ने इस राजधानी को बदला, और वो था फतेहपुर सिकरी। ये जो है गुजरात की विजय के पश्चात बुलंद दरवाज़ा जहाँ स्थापित किया था, उसके पश्चात जो है फतेहपुर सिकरी को जो उन्होंने जो है वो राजधानी घोषित किया। और 1571 से लेकर 1585 ईस्वी तक लगभग 14 वर्ष तक ये जो राजधानी बनी रही। उसके बाद अकबर ने फिर से राजधानी को बदला, और वो 1585 से लेकर 1598 ईस्वी तक लगभग 13 वर्ष तक जो है वो लाहौर को राजधानी जो है वो घोषित किया, लाहौर।
फिर उसके बाद जो है फिर से राजधानी जो है अकबर द्वारा ही इस राजधानी को फिर से बदला गया और वो 1598 से लेकर 1648 ईस्वी तक जो है आगरा राजधानी रही लगभग 50 वर्षों तक। अकबर के बाद जहांगीर हुए, उन्होंने भी इसे ही अपनी राजधानी बनाए रखा, आगरा को फिर से पुनः। और फिर उसके पश्चात जो है शाहजहानाबाद, ये दिल्ली जो पुरानी दिल्ली का जो नाम है उस शाहजहानाबाद के नाम से जो है जानी जाती है। तो इसे जो राजधानी जो बनाने वाले थे वो थे शाहजहां। तो शाहजहां ने 1648 से लेकर 1897 ईस्वी तक ये राजधानी लगभग 209 वर्षों तक ये बनी रही, दिल्ली ही। तो ये पढ़ा हमने राजधानी के संदर्भ में। अब आ जाते हैं फिर से जिनकी हम बात कर रहे थे, वो है आज केवल हम जो है दो मुगल बादशाह के बारे में ही बात करेंगे, वो है बाबर और हुमायूं के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। क्योंकि बाबर ने जो है जो शासन किया भारतवर्ष में 1526 से लेकर 30 तक, और उसके पश्चात उसके बेटे हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540, और फिर उसके पश्चात 1555 और 56, इसके जो बीच का जो समय था 1540 से लेकर 55 तक का, वो निर्वासित का जीवन व्यतीत किया, जाकर यहाँ से इन्हें निकाल दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। प्रारंभ करते हैं और वो आता है बाबर के शुरू। इनकी जीवनी के संदर्भ में पढ़ लेते हैं कि कैसा इनका जीवन रहा, कब इनका जन्म हुआ। तो इनका जो बाबर, इनका शासना अवधि जो भारत पर से रही वो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, और फरगना घाटी में जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था, फरगना घाटी में। और फिर इसके पश्चात जो बात आती है वो कि इनका निधन जो था वो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ था। और आगरा में जब इनका निधन हुआ तो उनके बेटे हुमायूं ने इन्हें आगरा में दफनाया, और उसके पश्चात लगभग 9 वर्षों के पश्चात जो है इनकी समाधि फिर जो है काबुल बदल दी गई थी, काबुल इनका मकबरा बनाया गया। क्यों? क्योंकि बाबर की ये इच्छा थी कि उनका जो दफनाया जाए या उनका जो मकबरा स्थापित हो वो काबुल में है। तो इस पर कल काबुल से उनका बहुत लगाव था, तो इसलिए जो है उनका 9 वर्षों के पश्चात जो हुमायूं ने बाद में इनका दफनाया काबुल में जाकर। पिताजी का नाम से था उमर शेख मिर्जा था, और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। इनका जो नाम था, असली में जो नाम था वो था जहीरुद्दीन बाबर। याद रखने वाली बात है, जहीरुद्दीन बाबर, और बाद में बाबर के नाम से ही विख्यात हुए। इन्हें जो है मुगल वंश के संस्थापक, मुगल वंश के संस्थापक के तौर पर जो है ये याद किया जाता है, मुगल वंश के संस्थापक। ये जो है तैमूर लंग के जो है वो वंशज माने जाते, तैमूर लंग इनके वंशज थे, और ये विश्वास मानते हैं कि चंगेज़ खान जो है, चंगेज़ खां इनके वंशज के पूर्वज थे। चंगेज़ खां का नाम आपने सुना है, तो इनके ये पूर्वज माने जाते हैं। तो 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में, ये याद रखने वाली बात है, पहले इन्होंने काबुल को जीता और फिर इन्होंने कंधार को जीता। लेकिन कंधार को जीतने के बाद जो है एक घटना घटी थी, वो था कि इन्होंने बादशाह की उपाधि जो धारण करी थी। ये मुगलों में पूछा जाता किसने सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण की थी और कब, तो 1507 ईस्वी में कंधार की विजय के पश्चात जो है। और इनको बादशाह भी कहा जाता है, बादशाह भी कहा जाता है, बादशाह ज़्यादा फेमस था। तो और इसका मतलब होता है शाहों के शाह, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात, शाहों के शाह बादशाह। उपाधि धारण करने के पश्चात ये 1519 और 1526 तक भारत पर उन्होंने 5 बार आक्रमण भी किए, याद रखने वाली बात है। इससे पहले वो 5 बार भारत पर आक्रमण कर चुके थे, 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक। और इस दौरान अंत में उन्होंने जब 1526 ईस्वी में पानीपत की जो लड़ाई हुई, वो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो है लड़ाई लड़ी, और इस प्रकार से ये इब्राहिम लोदी के हारने के पश्चात जो है मुगल वंश की नींव जो है वो रखी गई, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। इसके बाद बाबर ने जो है 1527 इसमें खानवाह की या कानवाह की लड़ाई भी कहा जाता है इसको, 1528 इसमें चंदेरी की, और 1529 ईस्वी में वो घाघरा की लड़ाई को जीता था। यहाँ पर आगरा आ गया, यहाँ पे घाघरा की लड़ाई, ये गलती से हो गया है,
करेक्शन कर ले। और 1530 ईस्वी में जाकर इनकी जो है वो मृत्यु हो गई। तो ये हमने बड़े शॉर्टली पढ़ा, थोड़ा सा और विस्तृत जो है इसको पढ़ लेते हैं। बाबर के आक्रमण के समय जो है भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? राजनीतिक स्थिति, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, कि कुछ ना कुछ तो रहा होगा भारत की राजनीति में, खास तौर पर उत्तर भारत में जहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम जो है आक्रमण किया था, कि कुछ ना कुछ अयोग्य शासक हुए होंगे, तभी जाकर जो है वो यहाँ पर जो है अपना पैर जो है वो उसे सुदृढ़ कर पाए। तो पहला लेते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आता है दिल्ली। आता है, बहुत बड़े ध्यान से सुनना है इस चीज़ को आपने। दिल्ली में जो इब्राहिम लोदी की बात हम कर चुके हैं कि इब्राहिम लोदी उस समय जो है वो सत्तारूढ़ पर था। ये अंतिम जो है सल्तनत पीढ़ का अंतिम जो शासक था इब्राहिम लोदी। इसके कारण क्या था कि ये जो अपने सरदारों में जो है वो क्या था, बहुत ही अनपॉपुलर था। सरदार इससे बहुत जो है चिढ़ते थे, या सरदार इनका साथ नहीं देते थे। वजह क्या था कि ये सरदारों पर ज़्यादा शक करते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट, दुर्व्यवहार करते थे। तो इस कारण बहुत सारे जो सरदार थे वो एक एक करके जो है स्वतंत्र हो रहे थे। तो इस प्रकार से इसकी जो शक्ति थी वो लगातार क्षीण हो रही थी। तो इस प्रकार से दिल्ली उस समय सबसे बड़ा जो है वो एक बड़ा जो है वो राज्य था। तो इस प्रकार साम्राज्य नहीं बोलेंगे, राज्य बोलेंगे। तो ये इसकी स्थिति थी। तो मतलब बाबर के बाबर के फेवर में ये चीज़ जाती थी दिल्ली की। दूसरा आता है पंजाब। देखिए, जो पंजाब था वो लोधी साम्राज्य का ही एक अंग था, कोई अलग नहीं था। लेकिन वहाँ का जो सरदार था जिसका नाम था दौलत खां लोधी, याद रखना है, वहाँ का जो सरदार था वो था दौलत खां लोधी। और इब्राहिम लोधी को ये बुरी नज़र से देखता था और ये पंजाब का जो है स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। कौन? दौलत खां लोधी। इसने इसके लिए जो है एक षड्यंत्र रचा। उसने जो है इब्राहिम लोधी के चाचा था जिनका नाम था आलम खां लोधी। याद रखने वाली बात है, आलम खां लोधी जो है उनके साथ इन्होंने गुप्त समझौता किया और बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया। किसने किया ये क्या? पंजाब का जो सरदार था जिसका नाम था सरदार दौलत खां लोधी और चाचा थे आलम खां लोधी, इनके द्वारा जो है वो, तो ये भी फेवरेबल हुआ। तीसरा जो आता है वो है बंगाल। बंगाल जो है, बंगाल पर उस समय जो योग्य जो शासक थे जिसका नाम था नुसरत शाह हुसैन, ये बहुत ही योग्य शासक था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा, याद रखना है, बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, किताब लिखी है जिसका नाम है तुजक ए बाबरी। तुजक ए बाबरी, और बाद में इसको बाबरनामा के नाम से भी इसको विख्यात किया गया। तो ये तुजक ए बाबरी में उसने जो है लिखा है कि वो एक जो है योग्य शासक था। एक राजा जो है दूसरे राजा के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में लिखता है तो कहीं ना कहीं वो सही ही होता है। तो ये पढ़ा बंगाल के बारे में। मालवा के बारे में बात करेंगे तो मालवा जो है वो मोहम्मद खलजी द्वितीय उस समय जो वो शासन कर रहा था। और वास्तविक जो शक्ति थी वो एक हिंदू प्रधानमंत्री था जिसका नाम था मेदिनी राव। ये जो मेदिनी राव था ये बहुत योग्य था और इसकी बहुत चलती थी। तो इस कारण जो मुस्लिम जो दरबार में थे बड़े पदों के ऊपर, वो इनसे बहुत घृणा करते थे। तो ये कारण था कि ये जो है इनकी स्थिति भी जो थी मोहम्मद खलजी की, वो भी मालवा में अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेवाड़ की बात। मेवाड़ के बारे में आपने सुना है, मेवाड़ जो है राजपूताना, मतलब ये राजस्थान में है। और राणा सांगा जो है, याद रखने वाली बात है, राणा सांगा को राणा संग्राम सिंह के नाम से भी जो जाना जाता है। ये सबसे शक्तिशाली राजपूत शासकों में से एक थे और इन्हें हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के लिए महत्वाकांक्षी सपना देखते थे। ये बहुत महत्वाकांक्षी थे और मानते थे कि एक दिन जो है हिंदू राज्य जो है स्थापित होगा। तो ये जो है बड़ी टक्कर हो सकते थे बाबर के लिए उत्तर भारत में। फिर आता है छठा, जो आता है गुजरात। गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय जो है, मुजफ्फर शाह द्वितीय, ये जो है उस समय शासन कर रहे थे। और इनका लगातार जो है मेवाड़ और मालवा के साथ जो है वो संघर्ष चला रहा। लगातार युद्ध होने के कारण जो है उनकी जो क्षति थी वो क्षीण हो रही थी। तो ये गुजरात की स्थिति हुई मुजफ्फर शाह द्वितीय की। फिर आता है सातवां, जो है वो आता है सिंध। सिंध जो है वहाँ का जो गवर्नर था जिसका नाम था सहाविग अर्जुन, ये और इसका जो पुत्र था जिसका नाम था
हुसैन, ये दोनों ही बहुत योग्य थे। और ये इतने योग्य थे, इनके बेटे के बारे में भी कहते हैं कि ये जो बेटा था इसने जो है हुसैन ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से ये दो जो जोड़ी थी, ये जो है इन्हें भी हराना जो है, यह अफ़गानों की शक्ति की बात की जाए तो अफ़गानों की शक्ति सबसे उच्चतर शिखर के ऊपर थी सिंध में, गवर्नर साहब बेग अर्जुन के समय की बात। और फिर बात करते हैं हम, वो आता है लास्ट में कश्मीर के बारे में। तो कश्मीर में जो है वो मोहम्मद शाह जो है वो शासन कर रहा था, और वो बिल्कुल क्या था, अयोग्य था। उसके शासनकाल में वास्तविक जो शक्ति थी वो इनके एक काजी थे, काजी होते हैं, काजी होते हैं जो निर्णय देते हैं, जो जज होते हैं। तो काजी थे मलिक, उनके हाथ में जो है वास्तविक शक्ति थी, मतलब वो मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद शाह जो कठपुतली थे। तो इस प्रकार से ये स्थिति थी उत्तर भारत की। अब थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत की तरफ को, वहाँ की स्थिति भी जान लेते हैं। दक्षिण भारत में जो है तीन तरह के, जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो मानचित्र भी दर्शाया है, यहाँ हरे रंग और नीचे जो है नीचे की तरफ केसरी रंग, दो जो रंग जो है वो दिए गए हैं। ये बड़े ध्यान में रखने वाली बात है कि महाराष्ट्र वाला, कर्नाटका वाला और तमिलनाडु और केरल वाला जो हिस्सा है, जो आज की स्थिति है, अगर इनको आधा कर दिया जाए तो नीचे वाला हिस्सा जो है, जिसकी बात जो केसरिया वाला आता है, ये विजयनगर साम्राज्य की बात होती है। जो आपका हरे वाला है, ये जो है वो आता है बहमनी। और जो बहमनी है, पहला आता है बहमनी राज्य। तो बहमनी राज्य जो है वो 5 राजवंशों से मिलकर बना है, 5 राजवंशों को मिलाकर बहमनी राज्य बनता है। और उसमें नाम आता है अहमदानगर, बीजापुर, बीदर, बरार और गोलकुंडा। अहमदानगर, बीजापुर, बीदर, बरार और गोलकुंडा, इनको मिलाकर जो है वो बन जाता है बहमनी, जो हरे रंग का है। फिर दूसरा आता है विजयनगर। विजयनगर जो है वो आता है ऑरेंज वाला जो हिस्सा जो है, ये प्रगति के शिखर पर था उस समय। और वजह क्या थी, यहाँ का जो शासक, योग्य शासक जिसकी बात करेंगे वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का नाम जो है इतिहास में बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। क्यों? योग्यता के कारण। तो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक इन्होंने शासन, बिल्कुल अल्पकाल तक जो है वो समय तक इन्होंने शासन किया। लेकिन उनकी योग्यता आज भी जो लोगों को याद है, बाहर से लोग जब भी जो है वो हम्पी की यात्रा करते हैं तो याद आती है सीधे ही कृष्णदेव राय की। और तीसरा जो उस समय जो शक्ति थी दक्षिण में, और वो थे पुर्तगाली। और पुर्तगाली में उस समय जो वायसराय था उसका नाम था अलबुकर। ये जो अलबुकर था ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी किस मामले में, कि ये जो है अधिक से अधिक जो है खास तौर पर दक्षिण हिस्से में जो है वो अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित करना चाहता था। और इसलिए इसने जो 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगाल पर भी अधिकार कर लिया था, और भी आगे जो हो बढ़ना चाहता था ये। फिर आगे जो है बात करेंगे हम दक्षिण भारत से, वो चलते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। ये पढ़ लिया हमने, उस समय स्थिति थी। और बाबर जो है उनको आमंत्रित किया गया, और वो उन्होंने देखा कि जो है उत्तर भारत में स्थिति मेरे फेवरेबल है, इसलिए वो चल पड़े। और पहला जो उनका युद्ध हुआ वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसके बारे में जो जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत से क्वेश्चन जो है वो इसी से संबंधित आते हैं। 1524 ईस्वी पंजाब के जो सूबेदार था दौलत खान लोधी, और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी, उसके बारे में उन्हें कह दिया कि उन्होंने न्योता भेजा था। तो इस प्रकार से ये चले। और 1526 ईस्वी बाबर ने 2 बार इसमें आक्रमण किए थे, ये भी मैं आपको कह चुका हूँ। और 15 या डेट्स जो याद रखने वाली बात है वो है 12 अप्रैल 1526 और 21 अप्रैल 1526। ये 2 डेटें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक जो 12 अप्रैल 1526 है उसको देने में मैं थोड़ा सा यहाँ नाकामयाब रहा, वो याद नहीं रही। दूसरी डेट्स यहाँ ऑलरेडी जो पड़ी है, जिसके जो है 21 अप्रैल 1526, जिस दिन जो है इनके बीच में युद्ध हुआ क्या कि 12 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं जो हो आमने सामने हो गई। लेकिन इब्राहिम लोधी ने जो है पहले आक्रमण नहीं किया। वजह क्या थी, कि जो माना जाता है कि बाबर जो है वो साइकोलॉजिकल युद्ध जो लड़ता, मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ता था। ये ऐसा होता है कि जब कभी युद्ध होते हैं तो दोनों ही तरफ से जो
जो गुप्तचर होते हैं वो एक दूसरे की बातों का पता लगा लेते हैं, कितने सैनिक हैं, कितने घोड़े सवार हैं, कितना उनके पास असला है। इस तरह से जो है वो आज भी ये व्यवस्था स्थापित है। हिंदुस्तान, भारतवर्ष, कहीं भी मतलब ऐसा चलता है। तो जो इब्राहिम लोदी था उसको इन्फॉर्मेशन थी कि उसके पास जो है बहुत कम सेना है। लेकिन बाबर जो है, जो मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ता था, माना जाता है कि उसने अपने रथों के साथ जो है या घोड़ों के साथ जो है वो पेड़ों की टहनियाँ जो है वो लगाई हुई थी। तो इस कारण जब वो मैदान में पहुंचा तो वहाँ धूल का अंबार जो है वो फैल गया। तो उसे देखकर, जो धूल का अंबार उठा, उसे देखकर जो इब्राहिम लोदी चकित रह गया और उसे ये लगा कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। तो उसने युद्ध नहीं किया। और ये युद्ध जाकर हुआ कब? 21 अप्रैल 1526। तो ये लगभग जो 8 या 9 दिन का जो उसे टाइम मिला, किसे? बाबर को, ये उसने लगाया उसे हराने के लिए। तरीका अपनाया उसने बहुत सारी, जैसे उसने जो है खंदकें भी खोदी, और उसने जो है अपने जो गुप्तचर है उसके द्वारा उसने अफवाहें भी फैलाई। इस तरह से वो कार्य करता था कि जो है दूसरी जगह पर, जहाँ जैसे इब्राहिम लोदी के इलाके में गया, सेना में जो है वो, सेना में इस तरह की गुफ्तगू करवाई गई कि वो बहुत खतरनाक, उसकी सेना इस तरह से मारती है कि इस तरह टुकड़े टुकड़े करके, ऐसे मतलब कि कुल मिलाकर उनमें भय पैदा करना। तो इस प्रकार से जो है वो ये कार्य उसने 8 दिनों में किया। कहते हैं कि एक तरफ को 1 लाख सेना थी, 1 लाख थी इब्राहिम लोदी की। याद रखने वाली बात है कि ये इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो ये आपको याद रहे कि इतिहास क्या सिखाता है हमें। देखिए, इब्राहिम लोदी के पास थी 1 लाख सेना, और बाबर के पास थी केवल मात्र 20,000 सेना के आसपास। सही आंकड़े नहीं है, लेकिन इतना फर्क था। तो कहने का मतलब, जो एक तरफ बाबर की बात करें तो एक जो सैनिक था वो, उसके पास एक सैनिक था, और दूसरी तरफ जो वो 5 सैनिक थे, 5 गुना। तो एक सैनिक जो था वो 5 के साथ जो है वो लड़ रहा था। तो सोचिए, क्या पॉसिबल है कि आप एक खुद हो और 5 आपको मार रहे हो, तो और आप फिर भी बच जाएं और विजयी हो? तो ये कारनामा जो है वो स्थापित किया किसने? बाबर ने। तो 21 अप्रैल 1526 को जब युद्ध हुआ तो बाबर जो है वो जीता, और उसके पीछे कारण क्या था वो आगे हम पढ़ेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। उसके पश्चात अब चलते हैं आगे, जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम राणा सांगा के बारे में। क्योंकि जो खानवाह की जो लड़ाई थी, खानवाह की लड़ाई, इसको कानवाह की भी बोला जाता है, और किताबों में जो कानवाह दिया गया है, राजस्थान में जाएं वहाँ आपको इसको बोल जाते हैं खानवाह। तो जो खानवाह की लड़ाई थी वो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई थी। तो राणा सांगा, क्योंकि वो बड़े वीरता के साथ लड़े थे, राजपूतों में जो है एकमात्र जो है उदाहरण आता है राणा सांगा का, जो बहुत वीर थे, बड़ी वीरता के साथ लड़े। तो इसलिए उनके बारे में थोड़ा सा जानना जो जरूरी है। राणा सांगा का जो नेतृत्व था वो राजपूतों की तरफ से जो है तो थे ही, लेकिन यहाँ के और जो शासक थे उन्होंने भी, जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने भी उनका साथ जो है दिया था। राणा सांगा पहले से ही जो है दिल्ली के तरफ जो है उनकी जो है सत्ता काबिज करने के पक्ष में थे। बाबर की जो सेना थी वो राजपूतों की आधी भी नहीं थी। याद रखने वाली बात है कि बाबर की जो सेना थी, क्योंकि बाबर का बहुत सारे राजाओं ने जो है साथ दिया था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि किन किन ने साथ दिया था। मतलब बाबर की जो सेना थी राजपूतों से आधी थी। यहाँ भी देखिए क्या है, यहाँ भी जो है आधी का मतलब हुआ कि बाबर की तरफ से जो है वो एक सैनिक था, और दूसरी तरफ से राजपूतों की तरफ से 2 सैनिक थे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस लड़ाई को जो है राणा सांगा बड़े आसानी से जीत लेंगे, वीर भी थे और उनकी सेना भी कम नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि युद्ध में वो घायल हो गए, और इस घायल अवस्था में उनके साथियों ने उन्होंने क्या किया, युद्ध से बाहर ले गए, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। क्योंकि युद्ध में अपने राजा को न देखकर जो सेना जो है भयभीत हो गई, और इसका फायदा जो किसे मिला? मिला बाबर को। इस तरह से बाबर को जो है इस युद्ध में विजय हासिल हुआ, और राणा सांगा क्योंकि वो घायल थे, अंत में जो राणा जो सांगा थे उनका 30 जनवरी 1528 ईस्वी को मृत्यु हो गई। तो एक वीर जो है वीर गति को प्राप्त हुआ। मुगल वंश, इसके इस लड़ाई के पश्चात जो है जो मुगल वंश था वो भारत की सत्ता पर सूत्र लगातार जो है वो सत्तारूढ़ रहा। कब? 331 वर्षों तक। याद रखने वाली बात है, इसी युद्ध के कारण, अगर राणा सांगा जो है युद्ध में बने रहते तो शायद इस युद्ध का जो निर्णय था
वो या इतिहास था कुछ और अक्षरों में लिखा जाता, कुछ और मुगलों का शायद इतिहास होता या ना होता। तो लेकिन ये जो राणा सांगा के बारे में इसलिए मैंने आपको अलग से बताया। अब चलते हैं दूसरी जो लड़ाई, पानीपत के बाद जो दूसरी लड़ाई आती है वो है कनवाहा की लड़ाई या खानवाहा की लड़ाई, जिसकी बात हमने, और इनके जो शासक थे वो थे राणा सांगा, जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखने वाली बात है, संग्राम सिंह भी उनको कहा जाता है। 17 मार्च 1527 ईस्वी में मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा और बाबर, इन दो के मध्य में ये युद्ध जो है लड़ा। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ जो है किन किन लोगों ने साथ दिया, कहते हैं मुस्लिम जो यदुवंशी राजपूत उस वक्त में मेवात के शासक, याद रखने वाली बात है, मेवात के शासक जो है खानजादा राजा हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोदी के जो भाई थे महमूद लोदी, इन दो ने भी जो है उनका साथ दिया था। इसके अलावा और भी जो राजपूत शासक थे उन्होंने भी जो इनका साथ दिया। कहाँ कहाँ के? मेवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, बसीन, चंदेरी और मेवाड़। मेवाड़ तो उनका खुद का था। तो इस प्रकार से इतने लोगों के द्वारा जो है साथ देने के बाद जो उनकी जो सेना थी वो बाबर से दुगना थी। लेकिन कहते हैं बाबर जो है वो 20,000 मुगल सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने के लिए उतरा था और उसने सांगा की सेना के लोधी सैनिकों को प्रलोभन दिया। याद रखने वाली बात है कि इसने जो है सांगा की सेना के लोधी सेनापति थे उनको जो है प्रलोभन दिया। तो राणा सांगा खुद क्या थे? हिंदू थे, लेकिन उनको जो सेनापति थे वो मुस्लिम थे। उनको प्रलोभित किया और उन्होंने राणा सांगा को धोखा दिया और इस प्रकार से अपनी सेना के साथ वो कहाँ? बाबर के साथ मिल गए। और ये जो कारण था ये भी था उनके हारने का, राणा सांगा के युद्ध के हारने का। कहते हैं कि केवल मात्र जो है 10 घंटे में ही जो है वो बाबर ने विजय हासिल कर ली थी। तो इसी एक जीत के कारण जो है ये निश्चय हो गया था कि अब जो है वो भारत में ही बने रहेंगे। और इसी युद्ध में प्रथम बार बाबर ने जो है धर्म युद्ध का नारा जो है वो लगाया था। धर्म युद्ध का नारा, धर्म युद्ध, ये इसकी बात हमने कर चुके हैं कि धर्म युद्ध क्या है। धर्म युद्ध का मतलब कि जो धर्म के नाम पर जब भी मुसलमान जो लड़ते हैं या लड़ाई कोई लड़ते हैं, ये जो है मोहम्मद साहब से ही शुरू हुआ है, उस लड़ाई को कहा जाता है धर्म युद्ध। तो इसको भी उन्होंने धर्म युद्ध का ही नारा दिया। ये जो है पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो कनवाह का जो युद्ध हुआ उसे उसने धर्म युद्ध के नाम से पुकारा। उसके बाद जो अगला जो युद्ध लड़ा गया वो था चंदेरी का युद्ध। यहाँ पर भी राजपूत जो शासक था जिसका नाम था मेदिनी राव, याद रखने वाली बात है, मेदिनी राव यहाँ का जो शासक था, उसने जो है राणा सांगा का जो खनवाहा में लड़ाई हुई थी वहाँ पर उसने साथ दिया था उस लड़ाई में। ये अलग बात है कि वो हार गए थे। अब यहाँ पर जो है क्योंकि अभी ये बचा था राणा सांगा के पश्चात, तो यहाँ पर जो राजपूत जो जो बच गए थे वो यहाँ पर अपनी शक्ति जो है बढ़ा रहे थे। तो बाबर ने इनकी तरफ रुख किया। उनको पता था कि जो है यहाँ पर ही अगर इनको समय रहते नहीं रोका गया तो ये मेरे लिए खतरा हो सकते हैं। अतः 21 जनवरी 1528 ईस्वी के दिन केवल 1 घंटे में ही बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया। इस युद्ध को भी उसने जीत लिया। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया कि उसने इनकी शक्ति को कुचलने के लिए सबसे पहले जो है अपनी सेना को भेजा था, लेकिन वो पराजित हो गई थी इससे पहले, और फिर वो खुद गया और फिर उसने जो है 21 जनवरी 1528 ईस्वी को इस युद्ध को जीता। तो चंदेरी का जो युद्ध था वो उसके पश्चात उसने उस चंदेरी को जो है मालवा सुल्तान के पास जो रख दिया। मालवा सुल्तान जो नाम था उसका नाम था अहमद शाह। उसे जो है ये क्षेत्र जो दे दिया और उसके बदले में उसे वार्षिक जो कर मिलता था वो था 20 लाख। तो ये पढ़ा हमने किसके? चंदेरी के बारे में। फिर चलते हैं हम आगे। चंदेरी के बाद आती है बात, वो आती है घाघरा की, जो अंतिम लड़ाई उन्होंने लड़ी। यहाँ पर जो है मोहम्मद लोदी जो इब्राहिम लोदी के जो भाई थे वो बिहार पहुँचे और वहाँ के शासक से उन्होंने जो है वो सहायता मांगी। लेकिन जो बाबर थे वो वहाँ भी पहुँच गए। और इससे पहले क्योंकि मोहम्मद जो लोदी थे उन्होंने बहुत सारे जो अफ़गान सरदार थे उनको अपने साथ कर लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब इब्राहिम
जो सॉरी मोहम्मद लोदी, जो इब्राहिम लोदी के भाई थे, जब उन्हें लगने लगा कि वो हार जाएंगे, तो उन्होंने फिर जो है वहाँ से भागते हुए जो है बंगाल के शासक थे जिनका नाम था नुसरत शाह, उनसे जो है सहायता मांगी और उनका समर्थन भी उन्हें मिला। लेकिन जो है गंडक के नदी के पूर्वी तट के ऊपर जो युद्ध लड़ा गया बाबर और इनके सेनाओं के बीच में, उसमें जो है वो हारे मोहम्मद लोदी, और जो बंगाल के शासक थे जिनका नाम था नुसरत शाह। लेकिन बाबर ने नुसरत शाह के साथ जो संधि कर ली, ये कहते हुए कि वो अब से किसी भी उसके विद्रोहियों को जो है वो शरण नहीं देगा, ये एक्सेप्ट किया गया। और जो मोहम्मद लोदी थे वो यहाँ से फिर से भाग गए। बाबर ने जो है, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जो घटना घटती है कि बाबर ने अफ़गान जलाल खान को अपने अधीन किया, और ये शासक था कहाँ का, ये था बिहार का। और इसके अलावा और उसे आदेश भी दिया, क्या आदेश दिया, उसे दिया कि वह शेर खां को अपना मंत्री जो है वो पद दे, मंत्री पद पे रखें। ये वही शेर खां था जिसे बाद में जो है उसके बेटे हुमायूं को उसने खदेड़ दिया था भारतवर्ष से। तो ये बाबर ने ही जो है शेर खां को इस बड़े पद के लिए जो है कहा था, मतलब उसका जो कद बढ़ाने में साथ दिया था वो बाबर ने ही दिया था। लेकिन शेर खां ने फिर उसके बेटे को ही जो है भारत से अलविदा कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये जो है याद रखने वाली बात है। और ये कहाँ हुआ था, घाघरा के युद्ध के परिणाम के तहत। फिर ये थी उनकी अंतिम जो लड़ाई उन्होंने लड़ी। अब पढ़ते हैं अंतिम दिन के बारे में। कहा जाता है कि जो बाबर थे वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, घनिष्ठ प्रेम करते थे। कहते हैं एक बार जो हुमायूं थे वो बहुत बीमार पड़ गए, और उन्हें कहा गया एक गुरु के द्वारा कि यदि वो जो है खुदा से उनकी ठीक होने की जो है चाह रखते हैं, तो उन्हें जो है खुदा से ये मांगना पड़ेगा कि इसकी बीमारी वो खुद ले ले और वो ठीक हो जाए। और उन्होंने वैसा ही किया, क्योंकि जिसको आप प्रिय मानते हैं, दिल से चाहते हैं, उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मानते हैं कि बाबर ने भी ऐसे ही प्रार्थना करी, और उसके अगले दिन ही जो है बाबर जो है बीमार पड़ गए, और 1530 ईस्वी में उनका निधन हो गया 48 वर्ष की उम्र में। तो इस प्रकार से उनकी इच्छा के मुताबिक ही यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि हुमायूं भी अपने जो पिता से बहुत प्रेम करते थे। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें पहले जो है आगरा दफनाया गया, और फिर बाद में उनको जो 9 वर्षों के पश्चात कहाँ दफनाया गया, काबुल में, जो उनकी इच्छा थी। अब यहाँ पर जो कुछ जो है बाबर के बारे में जो है वो बच जाता है। बाबर के बारे में एक और भी कहावत है। कहते हैं वो इतना ताकतवर था कि जब कभी भी वो सुबह जब उठता था तो 2 आदमियों को अपने एक एक हाथ में जो है वो पकड़ता था, और जो है पूरे किले की दीवार पर जो है वो दौड़ता था। तो सोच सकते कितना ताकतवर था बाबर। लेकिन यहाँ पे जो जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ कहा गया है कि बाबर को फरगना का शासन जो मिला था वो उसकी दादी के बदौलत मिला था। ठीक है, याद रखने वाली बात है कि दादी जो दौलत बेगम थी, उनके वजह से जो उन्हें जो फरगना का शासक जो है वो बनाया गया था। दूसरी उनके बारे में बात आती है कि 1507 ईस्वी में, ये पहले भी आ चुका है, 1507 ईस्वी में उन्होंने उपाधि धारण कर थी, और उस उपाधि का नाम था बादशाह शाहों के सहाय। याद रखने वाली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि उसके जीतने का जो कारण था भारतवर्ष में, वो सबसे ज़्यादा किसको श्रेय जाता है, वो जाता है तोफ खाने को। या ऐसे भी पूछा जाता है कि ऐसी क्या चीज़ थी जो भारतवर्ष में जो है इंट्रोड्यूस जो है केवल बाबर ने किया था, तो वो था तोफ खाना। अब चौथी जो बात है याद करने वाली वो है कि बाबर ने जिस युद्ध प्रणाली को जो भारतवर्ष में लागू किया था, जिसके बलबूते पर वो जीते थे, उसका नाम था तुलगुम युद्ध प्रणाली। इसका नाम याद रखने वाली बात है, तुलगुम युद्ध प्रणाली। तो ये पढ़ा हमने, उनके जो बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कर दी। अब आता है कि बाबर की विजयों के कारण क्या थे, भी पूछा जा सकता है कि बाबर सफल क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या था। पहला जो कारण आता है वो है शक्तिहीन भारतीय राज्य, जिनकी बात हम पहले से करते हैं इब्राहिम लोदी से, और आगे तक जो है इसी कड़ी में जो है आगे जो है वो जुड़ते चले जाएंगे। तो शक्तिहीन भारतीय राज्य थे, और शक्तिहीन इसलिए कहूँगा कि केवल मात्र छोटे छोटे प्रयासों से ही
इब्राहिम लोदी को 1 लाख सेना लेकर आया, फिर भी हार गया। राणा सांगा को लगभग जो 1 घंटे में ही जो उन्होंने उनकी सेना को, और वो भी दुगनी सेना थी, खत्म कर दी गई। तो शक्तिहीन भारतीय राज्य थे, इस कारण जो है बाबर की विजय हुई। ठीक है। दूसरा जो आता है वो होता है इब्राहिम लोदी का व्यवहार। अब इब्राहिम लोदी, सर्वप्रथम जो वार हुई वो इब्राहिम लोदी के बीच में हुई और अच्छी खासी सेना के साथ हुई, और उसके बावजूद भी इब्राहिम लोदी हारे। इसके पीछे जो कारण क्या था कि इब्राहिम लोदी को अपने सरदारों का पूर्ण सहयोग नहीं मिला, क्योंकि उनका जो सरदार थे वो उनसे नाराज थे, खफा थे। तो ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण है कि इब्राहिम लोदी की निर्बल सेना, उनकी जो सेना थी वो भीड़ मात्र थी, क्योंकि बाबर ने उसे तुझके बाबरी में कहा कि उसकी जो सेना केवल भीड़ मात्र थी, उसके लिए वो भीड़ की तरह लड़ी। तो लेकिन बाबर की जो सेना थी बिल्कुल अनुशासित थी। तो ये भी कारण था। और इसके अलावा जो इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो जो है, उनके जो प्रशिक्षण था वो नहीं हुआ था, या प्रशिक्षण नहीं होता था, या उन्होंने बहुत कम युद्ध लड़े थे, इस कारण भी जो है वो हारी। चौथा जो कारण आता वो होता इब्राहिम लोदी का बाबर को पानीपत में लगभग 8 दिन का समय देना, जिसकी बात हम कर चुके हैं कि 12 अप्रैल को जो सेना आ चुकी थी 1526 में, और वो लड़े 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में भी। ये जो दिन दिए गए, ये दिए गए किस लिए कि बाबर जो है वो ज़्यादा ताकतवर बन सके, क्योंकि बाबर के पास जो है वो एक युद्ध प्रणाली थी, वो तरीके से लड़ता था, ऐसे नहीं। तो 1 लाख सेना को हराना जो है वो खाला जी का बड़ा नहीं था, जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक वैसे ही। तो उन्होंने 8 दिन में ये कार्य किए, उन्होंने उनकी रसद को काट दिया। देखिए बाबर ने, अब उनको मालूम था कि जो है अब इसकी रसद काटूंगा तो इसका फर्क सीधा सैनिकों को पड़ जाएगा। जब उनके सैनिक भूख से मरने लगे तब जाके जो है इब्राहिम लोदी जागा, और तब तक जो देर हो चुकी थी, और इस प्रकार से ये भी युद्ध का कारण बना, हारने का कारण बना। छठा है बाबर एक योग्य सेनापति। यहाँ गलती होगी, अक आ गया, यहाँ पर होगा एक। तो बाबर एक योग्य सेनापति। भी राजा राजा है, ऐसे बहुत सारे हैं जो राजा केवल राजा ही रहे, योग्य सेनापति ना हो पाए। तो बाबर जो है एक योग्य सेनापति भी था, उसको पता था युद्ध कैसे लड़ा जाता है, वो सबसे आगे रहने वाला व्यक्ति था और युद्ध को बड़े तरीके के साथ लड़ता था। तो ये योग्य सेनापति होना भी जो है उसकी जीत का कारण बना। और अंतिम है बाबर का तोपखाना, जिसकी बात पहले भी हो चुकी थी कि भारतवर्ष में इब्राहिम लोदी को मालूम ही नहीं था कि तोपखाना क्या होता है। उसे तो केवल मालूम था कि तलवार क्या है, या भाले क्या है, या हाथी क्या है। उसकी सेना में अधिकतर जो हाथी हुआ करते थे। जब वो हाथी चल रहे थे चिंघाड़ते हुए तो इब्राहिम बहुत खुश हो रहा था कि देखिए मेरे पास क्या है। लेकिन जैसे ही बाबर ने जैसे ही तोफ खाने छोड़े और गोले बरसने लगे, तो हाथी जो है वो भागने लगे, और कहाँ, पीछे की तरफ को। तो इस प्रकार से जब पीछे की तरफ हाथी भागे तो उनके पाँव के नीचे ही बहुत सारे सैनिक जो है कुचले गए। तो इस प्रकार से अपने को ही घाटा हुआ। तो ये थे बाबर की विजयों के कारण, जिसको पूछा जा सकता है। अब जो है बात करेंगे आगे, और वो करेंगे उनके बेटे के बारे में, हुमायूं के बारे में। और उनके थोड़ी सी जीवनी हम जो है पढ़ लेते हैं सारांश तौर पर। उन्होंने शासनावधि जो शासन किया 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक। और उनके जो पूर्ववर्ती शासक हैं वो है बाबर, जो उनके पिता हैं। और उत्तरवर्ती की बात करें, उनके पश्चात की बात करें, तो वो आते हैं अकबर, उनके बेटे। और उनका जो जन्म की बात करते हैं तो 17 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में उनका जन्म हुआ। और उनका निधन जो है वो मार्च 4 1556 ईस्वी को 47 वर्ष की उम्र में इनका दिल्ली में देहांत हुआ। और वहीं उनकी समाधि भी बनी, जिसे कहते हैं हुमायूं का मकबरा। फिर इसके अलावा जीवन संगनी के बारे में बात करें तो लगभग जो है 6 जीवन संगनियों के बारे में यहाँ मैंने लिखा है, जिनके नाम भी दिए गए हैं, जिसमें जो है चांद बीबी का नाम भी आता है, बेगा बेगम का नाम भी आता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी है, 6 बेगमें इनकी रही हैं। पिता का जो नाम था वो बाबर था। ये सारांश के तौर पर हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा विस्तृत जो है वो जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। प्रथम मुगल सम्राट बाबर के जो पुत्र, याद रखने वाले बात है, इनका जो पूरा जो नाम था वो नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद, इनका जो जन्म था वो 17 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में, 4 जनवरी 1556 ईस्वी तक दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई।
यद्यपि उनके पास जो साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, किंतु साम्राज्य की नींव रखने में हुमायूं का योगदान काफ़ी माना जाता है। 1530 ईस्वी में भारत की जो राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले जो भाई थे, याद रखने वाली ये बात है ये भी कि उनके जो सौतेले भाई थे जिनके नाम थे कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये बहुत ही निकम्मे थे और इसके विरुद्ध ये हमेशा षड्यंत्र रचते रहते थे। तो इनके साथ अत्यधिक प्यार भी, और एक और चीज़ था कि कहते मरते हुए जो है इनके जो पिता थे बाबर, उन्होंने उनसे जो है एक वचन लिया था कि वो उनको उनका अधिकार भी देगा और उन्हें जो है केयर के साथ रखेगा, प्यार के साथ रखेगा। तो इसलिए जो है उसने जो है इनके साथ जो है अच्छा व्यवहार भी रखा और भाइयों को हमेशा जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये निकम्मे साबित हुए। उनके जो सौतेले भाई थे वो आगे जाकर हुमायूं के लिए जो है बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े हुए, और इस प्रकार से हुमायूं का जो शासनकाल था वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों में फैला। कब? 1530 से 1540 और 1555 और 56, क्योंकि 40 में जो है शेरशाह सूरी ने इनको हराया और 1555 में ये फिर से भारतवर्ष में लौटे जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी और वहाँ फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। तो ये पढ़ा हमने हुमायूं के संदर्भ में। अब थोड़ा सा जो है और आगे बढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और भारत में उन्होंने शेरशाह सूरी ने इन्हें जो बेलग्राम, याद रखने वाली बात है, जो अंतिम युद्ध हुआ था वो था बेलग्राम का युद्ध, इसमें इन्होंने पराजित किया और उनको निर्वासित किया था। ये पूछा जाता है कि कौन से युद्ध में ये अंतिम जो युद्ध लड़ा शेर खां के साथ, वो था बेलग्राम पर, और यहाँ से उन्हें जो निर्वासित होना पड़ा, भारत छोड़ना ही पड़ा। और निर्वासित होने के पश्चात ये कहाँ चले गए? इनका जो अधिकतर समय व्यतीत हुआ वो था काबुल, सिंध और अमरकोट। ईरान के शासक थे जिनका नाम था तहमास। तहमास्य ने जो है इनका जो है काफ़ी ख्याल किया और इनको जो है वो आगे सहायता पहुंचाई। इस तरह से उनकी सहायता से उन्होंने जो है 1555 ईस्वी में ही शेरशाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर से इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया और 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु होगी। माना जाता है कि दिल्ली में जो है जो पुस्तकालय था इन्होंने स्थापित किया था, क्योंकि इनका जो है एक महान विद्वान के तौर पर जो है हुमायूं को माना जाता है। तो इनकी विद्वता ये थी कि ये लगभग लाइब्रेरी में भी जो है बहुत सारा समय व्यतीत करते थे और किताबें भी लिखते थे। तो इन्होंने जो है लाइब्रेरी से जब बाहर निकले तो वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ थी और उन सीढ़ियों से गिरकर इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो माना जाता है कि उनके जो बेटे जलालुद्दीन, जो मोहम्मद अकबर पूरा नाम था इनका, याद रखने वाली बात, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर केवल मात्र 13 वर्ष के थे। तो उस समय इनका जब देहांत हुआ तो इनसे सारा राजपाट जो है वो सरदारों ने छीन लिया था। सरदारों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, केवल मात्र जो है जहाँ पर जो अकबर थे, और वो थी पंजाब की कलानौर झील जगह। ये छोटा सा ही एक झीला मान सकते हैं, छोटी सी जगह थी। इसके शासक हुए कौन? अकबर। तो केवल मात्र एक छोटी सी जगह के शासक बचे थे अकबर, और बाद में उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर जो है वो शासन किया। इसके बारे में हम जो है बात अगले वाले जो है पार्ट में करेंगे, केवल अकबर के बारे में, क्योंकि अकबर को महान भी कहा जाता है उनके कार्यों के लिए। तो पढ़ेंगे कि क्यों कहा जाता था। इसके बाद जो एक अंतिम स्लाइड और बचती है हमारे पास, वो है कि हुमायूं को भारत क्यों छोड़ना पड़ा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्यों छोड़ना पड़ा भाई हुमायूं को, ऐसा क्या कारण था। तो पहला आता है उसके जालसाज और निकम्मे भाई, जिसके बारे में मैंने बात कर दी है, जो कामरान, अस्करी, और इनके क्या था कि ये निकम्मे तो थे ही। हालांकि जो हुमायूं ने इन्हें जो है जो सिंध, काबुल, कंधार के जो प्रदेश थे वो उन्हें सौंपे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये निकम्मे साबित हुए। और निकम्मे तो थे ही, लेकिन वो हमेशा अपने भाई जो हुमायूं, जो उन्हें प्यार करता था हुमायूं हमेशा अपने भाइयों को, उसके विरुद्ध ही हमेशा जो है जालसाजी करते रहते थे। तो ये कारण भी बना हुमायूं को भारत छोड़ने का। दूसरा जो कारण था वो था हुमायूं का दयालु स्वभाव। अब हुमायूं अगर दयालु स्वभाव का ना होता तो शायद भागना न पड़ता, क्योंकि इसी की दयालुता का परिणाम था कि उसने अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार किया, उनको जगह दी, और फिर उसके बावजूद उनके षड्यंत्रों के कारण ही जो है उसकी शक्ति भी क्षीण हुई। तो ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण जो है वो है
कि उसको एक बुरी आदत थी, वो थी शराब और अफीम का खाने की। बहुत शौक था। माना जाता है कि जब युद्ध लड़ते थे तब भी ये जो है शराब और अफीम खाने से पीछे नहीं हटते थे। तो इस प्रकार से ये जो शौक था ये भी इनके लिए भारी जो है वो साबित हुआ। इनकी जो सेना में भी इसी तरह की आदत थी। जब ये शेर खां से लड़ रहे थे तो उस समय भी जो इनके सैनिकों ने जो है इसी प्रकार के वेशन में जो है वो पड़े हुए थे। तो ये भी कारण पड़ा। चौथा है राजपूतों का सहयोग ना करना। 15 ये जो है घटना घटने वाली, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि मैंने आपको हुमायूं की जो लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में जो है वो नहीं बताया कि उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। उनमें ये लड़ाई है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है उनके बारे में। ये लड़ाई है बहादुर शाह के विरुद्ध। बहादुर शाह जो थे ये गुजरात के शासक थे। माना जाता है कि 1535 ईस्वी में जो है बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और राजपूतों ने जो है, क्योंकि चित्तौड़ जो राजधानी थी और राजपूतों ने जो सहयोग किससे मांगा, मांगा हुमायूं से। लेकिन हुमायूं जो है वो तटस्थ रहे, उन्होंने जो है राजपूतों का साथ नहीं दिया। ये जो एक भूल थी हुमायूं की, ये भारी पड़ी। अगर शायद हुमायूं ने राजपूतों का साथ दिया होता तो शायद वो निर्वासित नहीं होता और हो सकता उनका जो शासनकाल है वो कुछ अलग तरह से लिखा जाता या अधिक समय तक वो शासन करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राजपूतों का सहयोग ना देना 1535 ईस्वी में ये भारी पड़ा हुमायूं को। फिर एक और आ जाता है, पांचवा जो है वो है शेर खान के विरुद्ध समय पर कार्रवाई न करना। शेर खान जो, देखिए बाबर के बारे में मैंने कह दिया कि वो उन्होंने ही सबसे पहले उससे मंत्री पद दिलवाया था, उनके पापा ने, बाबर ने। तो सोचिए उनकी शक्ति को बढ़ाने वाले जो है वो बाबर हुए। फिर हुमायूं ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनको मालूम था कि जो है जिस आदमी को, जिस शख्स को उनके पिता ने ही इतने बड़े पद पे आसीन किया हो तो वो कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। शेर खान ने जो है 1535-36 में अपनी अपनी शक्ति को वो लगातार बढ़ाता रहा और फिर हुमायूं तब जागा जब उसने जो है 1536 में बंगाल पर अधिकार कर लिया। वो सरदार था लेकिन उसने बंगाल पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार से जता दिया कि वो अब स्वतंत्र होना चाहता है। लेकिन जैसे ही हुमायूं ने उसके विरुद्ध कार्रवाई की, वो हुमायूं हारता चला गया और इस प्रकार से बाद में उसे भारतवर्ष छोड़ना ही पड़ा। तो ये पढ़ा हमने जो है पूरी तरह से बाबर के बारे में और हुमायूं के बारे में। जितना हो सकता था मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को जो है आपके साथ पूरी तरह से शेयर कर लिया है। अब जैसे कि मैं जो हमेशा जो है अंत में कुछ ना कुछ लाइन्स जो लेकर आता हूँ, इस बार भी लेकर आया हूँ और इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2 या 3 बच्चे भी अगर उस बात से उनके जहन में अच्छी बात चले जाए तो मैं अपने आप को जो है खुश नसीब समझूंगा, मानूंगा कि आप लोगों ने मुझे जो है लाइक किया है, चाहे वो कम ही संख्या हो। बहुत सारे जो लोग लास्ट में यही कहते हैं मुझे लाइक कीजिए, मैंने कभी नहीं कहा अपने कि मुझे लाइक कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, मुझे केवल जो ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए। हो सकता है कोई एक बात आपको अच्छी लग जाए और वो आपके दिल में बैठ जाए और वो आपको पूरी ज़िंदगी आपको अच्छे काम में जो है लगा दे। मैं इतना कर चाहता हूँ, सिर्फ इतना कर कि आपको कभी भी ज़िंदगी में असफल ना हो, आगे बढ़ते रहें और खुशी से। तो आज की जो 4 लाइनें हैं, चंद लाइनें हैं, वो हैं कि ज़िंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, ज़िंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। आप इस तरह की ज़िंदगी जी जाओ कि लोग आपको लंबे समय तक जो है याद करें, आप इतिहास बन जाए। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। आपने बड़े ध्यान से मुझे सुना। आपको भगवान जो है हमेशा ब्लेस करे। धन्यवाद। पुनः फिर से धन्यवाद।